हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इंडसइंड बैंक ने 10% की गिरावट दिखाई। क्यों दिखाई, इसकी पीछे की क्या कहानी है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, इन सभी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि 10% की अचानक से गिरावट क्यों हुई। तो 2-3 दिन पहले ऐसी खबर आई मार्केट में कि एक विसल ब्लोअर ने कुछ आरोप लगाए कंपनी पर। और क्या आरोप लगाए कि इंडसइंड बैंक की एक माइक्रो लेंडिंग कंपनी है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, BFIL यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, वो छोटे छोटे अमाउंट के लोन्स देती है पब्लिक को। तो विसल ब्लोअर ने RBI और बैंक मैनेजमेंट को ये चिट्ठी लिखी और ये दावा किया कि इंडसइंड बैंक ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन की है। अब ये एवरग्रीनिंग क्या भला है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया है और 90 डेज तक आप उसकी कोई EMI नहीं चुका पा रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, वो आपका लोन NPA क्लासिफाई हो जाएगा, जिससे बैंक वाले बहुत डरते हैं। तो बैंक वालों ने इसका क्या कार्ड ढूंढा है कि जैसे ही 90 डे तक कोई लोन जा रहा है, यानी कि उनको लग रहा है कि अभी NPA बन जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर को एक नया लोन दे देते हैं और उस लोन का जो पैसा होता है उससे पिछले जो उसकी EMI होती है वो भर देते हैं, फुल्ली या पार्शली जितना पॉसिबल हो। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि आपका जो पुराना जो आपका लोन है वो NPA होने से बच जाता है और जो आपका जो नया लोन है उसकी 90 डेज की मोहलत मिल जाती है। तो बैंक उम्मीद करता है कि 90 डेज में कस्टमर कुछ ना कुछ चुका देगा। तो इस तरीके से वो अपने NPA फिगर्स को कम दिखाने में सफल होते हैं। तो इसे कहा जाता है एवरग्रीनिंग, और इसी का आरोप जो विसल ब्लोअर ने बैंक पे लगाया है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के लिए ये शायद एक हैरान करने वाली चीज़ होगी, लेकिन जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा कि इस चीज़ के बारे में हमने आपको बहुत पहले ही बताया था और ये भी बताया था कि ये कॉमन प्रैक्टिस है और लगभग सभी बैंक ऐसे काम करते हैं अपने NPAs को छुपाने के लिए और कम दिखाने के लिए। लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप मेरी बात पर यकीन नहीं करें, क्योंकि मैं इसे साबित नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अब इस पे इंडसइंड बैंक का क्या रिस्पॉन्स है। बैंक का कहना है कि भैया, हमारी जो है टेक्निकल ग्लिच की वजह से 84,000 लोन्स हमने दे दिए बिना कस्टमर के कंसेंट के या उनके मर्जी के, यानी कि ये एक तरीके से कंप्यूटर जी से गलती हो गई। भैया, इतनी बड़ी गलती जो है कंप्यूटर जी ने कर दी, आप हमें क्या अलीबाग से आया हुआ समझ रहे हैं। अब इस सब का मतलब क्या है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। देखिए दोस्तों, अब कोई भी बैंक हमें जो भी फिगर्स दिखा रहा है, बता रहा है, उस पर क्या आंख मूंद के यकीन किया जा सकता है? यह जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन जहां पर पैसे का मामला होता है वहां पे थोड़ा भी अगर विश्वास डगमगा जाता है तो फिर आप आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब देखिए, हर बैंक के रिजल्ट को आप देखिए, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनके रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, NPAs में फॉल देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये प्रॉफिट दिखा कहां से रहे हैं। अगर आप बैंक के लोन बुक्स को देखें तो उसमें तो कोई खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा है, और जो लोग हैं, जो उनके कस्टमर हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे रिटेल हो, उनकी भी जो इनकम है वो प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है। डिफॉल्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी उस तरीके से इनकम नहीं हो रही है, लेकिन वो सब उनके रिजल्ट्स में तो दिख ही नहीं रहा है। तो आखिर ये किस तरीके की कलाकारी बैंक्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बैंक के जो रिटेल कस्टमर्स हैं, क्या उन सबकी इनकम बढ़ी है? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर के लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं, इनकम बढ़ी है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादातर लोगों की तो इनकम गिरी है। और साथ में जो है, अगर आप देखिए तो जॉब्स भी कम हुए हैं। तो कैसे फिर NPA में कमी हमें देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आइए हम इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI की बात कर रहे हैं। तो SBI का कहना है कि उनका जो कॉरपोरेट लोन देने का जो टोटल अमाउंट है उसका सिर्फ 50% ही यूटिलाइज हुआ है, यानी कि वो जितना
लोन कोविड से पहले दिया करते थे उसका 50% भी नहीं दे पा रहे हैं। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो उसमें करीब 4% की उनके कॉर्पोरेट लोन्स में गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है ये कोई 1-2 क्वार्टर की नहीं है, अगर पिछले 8-10 क्वार्टर में देखें तो लगातार हमें उनके जो लोन बुक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। चारों तरफ हम सुन रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, इसके बावजूद भी उनकी जो वो इंडस्ट्री को और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो लोन देते हैं उसमें सिर्फ 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। और हाँ, ये बात सही है कि रिटेल के जो लोन है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 19%। लेकिन रिटेल वाले लोन कितना लेते हैं? छोटे छोटे अमाउंट्स के लोन देते हैं, 1 लाख 2 लाख इस टाइप के, तो उनकी रिटेल सेगमेंट के लोन ग्रोथ की कोई मायने नहीं है। बैंक को जो मेजर इनकम आता है वो आता है कॉर्पोरेट लोन से और इंडस्ट्री लोन से, जहां पर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस मामले की गंभीरता को समझिए। जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, जो इंडसइंड बैंक की जो सब्सिडरी है, उनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन MR राव ने करीब 2 हफ्ते पहले रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने बोर्ड को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा, यही आरोप दोहराया कि बैंक एवरग्रीनिंग कर रहा है। अब देखिए ये चिंता का विषय क्यों है? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंकों ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ही हमेशा बाजार में को क्रैश कराया है, बाजार में रिसेशन लाया है। उनकी वजह से ही लाखों करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं और जिंदगी भर की सेविंग्स उनकी डूबी है। सिर्फ बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लालच की वजह से ये सब हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप सब जानते हैं कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और कितनी बड़ी तबाही पूरे USA और वर्ल्ड वाइड बनी थी। और उस रिसेशन से US की गवर्नमेंट ने बहुत सारे बड़े बड़े लेसन सीखे और उनको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अगले 40 साल तक USA में हमें ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली, मार्केट्स में भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और एक भी क्रैश इस दौरान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री को टाइटली रेगुलेटेड कर दिया गया और उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और उनको प्रोहिबिट कर दिया कि आप कोई भी रिस्की वेंचर में पैसा नहीं लगाएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे उनको ये कहा गया कि अगर आपको बाजार में पैसा लगाना है, स्पेकुलेशन करना है, तो आप सिर्फ अपना ही पैसा या अपने पार्टनर्स का पैसा ही लगा सकते हैं। तो भैया जहां पर आपका खुद का पैसा लगता है तो आप सावधान रहते हैं। लेकिन ये सब बदल गया पिछले 15-20 सालों से, ये सब दुनिया भर में ये सिस्टम बदल गया। अब बैंकों के ऊपर प्रेशर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दिखाइए और हर क्वार्टर दर क्वार्टर उनको प्रॉफिट्स दिखाने हैं, ईयर दर ईयर उनको प्रॉफिट्स दिखाने हैं। तो इतना प्रेशर बैंक पर, उनके एम्प्लॉयज़ पर है कि वो क्या सही है क्या गलत है ये देखना भी पसंद नहीं करते। उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमको अपने नंबर्स मीट करने हैं, हमको अपने टारगेट्स मीट करने हैं, हमको रेवेन्यू बढ़ाना है, हमको प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं और हमको NPA किसी न किसी तरीके से कम दिखाना है। और इसी लालच की वजह से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उल्टी सीधी कंपनियों को, वीक कंपनीज को लोन देते हैं, क्योंकि पैसे तो उनके हैं नहीं, पैसे तो आपके हैं। आप जो पैसा बैंक में रखते हैं वही पैसा वो लेकर आगे लोन देते हैं। जब आप बैंकों से पूछते हैं कि भाई आपने इन खराब कंपनीज को लोन क्यों दिया, तो बैंक वाले बोलते हैं देखो जी हमने तो रेटिंग देख के दिया था और रेटिंग तो इस कंपनी की अच्छी थी, AAA थी, हमने लोन दे दिया। अगर आप 2008 के क्रैश में देखें तो कितनी ही कंपनियां ऐसी थी जिनकी रेटिंग AAA थी और वो डूब गई। तो USA में तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिला था और उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी की गई थी। तो सीनेट हेयरिंग में जब उन रेटिंग कंपनीज को बुलाया गया और उनसे पूछा गया भाई आपने इन जंग कंपनीज को AAA कैसे रेट कर दिया, तो उनका रिस्पॉन्स हैरान करने वाला था और वो कहते हैं These were mere our opinions। और ये कहकर उन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। और अब देखिए उनकी एक लूज ओपिनियन की वजह से बैंकों ने पब्लिक के करोड़ों रुपए उन वीक कंपनीज को दे दिए और कंपनी डूब गई और उन लोगों के पैसे भी डूब गए। तो इंडिया में तो हम संभल गए, काफी हद तक बच गए, लेकिन USA में लाखों लोगों के लाइफ की सेविंग, पेंशन, वो सब कुछ डूब गया। अब ये सब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसका सिर्फ पर्पस ये है आपको सावधान करना
कि आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सुने तो उस पर सोच समझकर यकीन करें और सोच समझकर अपने पैसे को लगाएं। कोई भी आपको अगर सेफ इन्वेस्टमेंट बोलकर कहीं भी पैसा लगाता है तो उसको लगाने से पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करें कि वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपना कुछ पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल 100% सेफ इंस्ट्रूमेंट्स पर रखें। इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में खुद मत बीट हो जाइएगा। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है। 2008 के क्रैश के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत पहले से पता था और वो लगातार वार्निंग दे रहे थे। 2005, 2006, 2007 तक भी वार्निंग दे रहे थे, लेकिन उनकी वार्निंग्स को इग्नोर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था वो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, वो देखो और ऊपर जा रहा है, वो देखो और ऊपर जा रहा है। लेकिन फाइनली जो उसका नतीजा निकला वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ पूरी दुनिया के लिए। अब इस पूरे मामले में एनालिस्ट का क्या कहना है, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एनालिस्ट ने इसको बहुत ही ज्यादा डाउन प्ले कर दिया और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि जो ये अमाउंट है जो लोन एवरग्रीनिंग का वो बहुत स्मॉल है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अमाउंट स्मॉल है, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो हमारे सामने आ गई। अब इसके नीचे और कितने बड़े बड़े फिगर्स हैं ये कौन कंफर्म करेगा? क्या कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कह सकता है कि इसके अलावा और कोई भी ऐसा इशू सरफेस नहीं होगा? या क्या बैंक ऐसा कह सकता है कि जी नहीं, इसके अलावा कोई भी और ऐसा घोटाला हमारे बैंक में नहीं हुआ है या कोई भी ऐसी गलती हमारे बैंक से नहीं हुई है? क्या कोई दावे के साथ ये कह सकता है? मोतीलाल ओसवाल का भी ये कहना है कि उनका जो 1400 का 1400 का टारगेट है फॉर इंडसइंड बैंक वो इंटैक्ट है, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि जब आपको पता था कि ये टेक्निकल ग्लिच है, एक प्रॉब्लम है, तो आपने एक्सचेंज को क्यों नहीं टाइमली इन्फॉर्म किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और यही जो है आपकी इंटेंशन पर डाउट क्रिएट करता है और बैंक को सामने आकर इसके बारे में कहना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आइए इसकी बात करते हैं कि इसका मार्केट पर और बैंक निफ्टी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक दो दिन शायद इसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, लोग शायद भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर ये मामला इसकी और परतें खुलती हैं या इस तरीके के और खबरें दूसरे बैंक में या इसी बैंक में आती हैं, तब ये एक बड़ा इशू बन सकता है और मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर बैंक्स में इस तरीके की खबरें आने लगेंगी तो फिर तो आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा मार्केट में ही एक तरीके से विश्वास लोगों का उड़ जाएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।